नमस्कार, पोल पाथ में आपका स्वागत है और मैं हूं प्रज्ञा सिंह। आज हम प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस का टॉपिक होगा निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग और लोक सेवा आयोग। इन्हीं से संबंधित सारे क्वेश्चंस होंगे आज के उसमें, और कोशिश करेंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, उनको इसी वीडियो में कवर किया जाए। तो आप पेन पेपर लेकर के बैठेंगे, नहीं लिया है तो ले लीजिए, क्योंकि अब जो है आपके सारे नोट्स थ्योरी से निकल करके शॉर्ट फॉर्म में आ जाने चाहिए, यानी कि कीवर्ड्स में आ जाने चाहिए। अब थ्योरी का काम ख़त्म हो रहा है। थ्योरी से चीज़ें, कॉन्सेप्ट को पकड़िए, माइंड में रखिए, ओनली कीवर्ड्स जो है आपके नोट्स में आ जाने चाहिए, और यही आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है। अभी भी जब आप कीवर्ड्स लिखते हैं तो कॉन्सेप्ट को सारे माइंड में रख करके उसके बाद कीवर्ड्स लिखते हैं कि ठीक है ये कीवर्ड्स हैं, इस कीवर्ड से हमें ये सारा कॉन्सेप्ट माइंड में लेना है। और तो वो चीज़ समराइज़ हो रही आपकी नोटबुक में भी और आपके माइंड में भी, दोनों जगह। और उसके बाद दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है कि आप लास्ट टाइम में कितनी बुक्स, कितनी नोटबुक्स उठा करके रिवीजन करेंगे, नहीं कर पाएंगे। आप वो जो शॉर्टेस्ट नोट्स अभी बन रहे हैं, बनाएंगे आप, तो उन्हीं को आप रिवीजन कर पाएंगे, और उसी से आप पूरा सिलेबस जो है कई बार रिवाइज करेंगे लास्ट टाइम में, जिससे कि एक्यूरेसी एंड टाइम मैनेजमेंट दोनों बढ़ेगा। और दोनों की इम्पोर्टेंस है, आज के इतना कंपटीशन है तो इन दोनों की इम्पोर्टेंस है वहाँ पर। तो पेन पेपर लेकर के आप जो है शॉर्ट नोट्स बनाइए। जब भी आप पढ़ते हैं, कोई वीडियो देखते हैं, तो आपके हाथ में पेन पेपर होना चाहिए। रिवीजन में जो है यही काम आएगा, और इसी से पूरा रिवीजन आप बार बार कर पाएंगे। ये इसमें जो भी चीज़ें बताई जाएंगी वो सभी आपको नोट डाउन करना है, कीवर्ड्स में नोट डाउन करना है, पूरी थ्योरी नहीं लिखना है। अभी इस समय मैं 2 वीडियोस अपलोड कर रही हूँ, एक मॉर्निंग में और एक शाम के टाइम। तो आप जो है नोटिफिकेशन ऑन करके रखेंगे तो आपको मेरी सारी वीडियोस मिलती रहेंगी। हो सकता है 2 से भी ज़्यादा आगे के टाइम में मैं अपलोड कर दूँ, क्योंकि मैं जो मेन टॉपिक हैं आपके वो सारे कवर करूँगी एग्ज़ाम से पहले। तो अभी 2 कर रही हूँ, ज़रूरत पड़ी तो ज़्यादा भी करूँगी। तो 2 तो कर ही रही हूँ, इनका टाइम कोई फ़िक्स नहीं है। तो आप नोटिफिकेशन ऑन करके रखेंगे तभी आपको सारी वीडियोज़ हमारी मिल पाएंगी। अदरवाइज़ आप स्किप कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर सारे टॉपिक हम कवर कर रहे हैं, तो 1 बाय 1 हम टॉपिक कवर करते जा रहे हैं। ज़्यादातर एक ही वीडियो में कर देते हैं, किसी किसी में जब ज़्यादा क्वेश्चंस हो जाते हैं तो हम उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो आप नोटिफिकेशन पे अपना ऑन करके रखिए, ऑल पर जो है क्लिक करिएगा, तभी सारे वीडियोज हमारी आपको मिलेंगी। साथ में डिस्क्रिप्शन में हमने प्लेलिस्ट लगाई हुई है, तो उसको चेकआउट करें। वहाँ पर मैराथन सीरीज की और जो अदर प्रैक्टिस हैं उनकी, एनसीईआरटी की जो हमने करवाई हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस और लेसन टॉपिक वाइज, सारे वहाँ पर लगे हुए हैं। वहीं पर टेलीग्राम लिंक भी दिया हुआ है, आप हमें पोल पाथ पे ज्वाइन कर सकते हैं। यदि टेलीग्राम लिंक में आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप पोल पाथ नाम से सर्च करके भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पर। मेरी वीडियोस को आप अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी वीडियोस जो हैं पूरे टॉपिक को कवर करेंगी, बहुत सारा कवर कर चुकी हैं और आगे कवर करेंगी। तो ये काफ़ी बेनिफिशियल होने वाले हैं आप सभी के लिए, जो भी एमपी वर्ग 1 का देने जा रहे हैं। तो इसमें सारे के सारे टॉपिक जो है कवर किए जाएंगे, तो आप अपने दोस्तों को भी ये शेयर कर सकते हैं। तो अब हम अपना आज का क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप जो है पेन पेपर, चाय कॉफ़ी पानी ये लेकर के बैठेंगे और सारे जो है नोट्स बनाएंगे। आपके कॉम्पैक्ट नोट्स जो है अब तैयार होने चाहिए, यही टाइम है। कॉम्पैक्ट नोट्स तैयार करेंगे तो आपका लर्न भी होगा और शॉर्ट नोट्स भी तैयार होंगे। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे हम। निर्वाचन आयोग निम्न में से किसके अधीन कार्य करता है? विधि एवं न्याय मंत्रालय, प्रधानमंत्री, गृह मंत्रालय, इनमें से किसी के भी अधीन नहीं है। तो आप सभी को पता होगा, जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, कि निर्वाचन आयोग क्या है, एक स्वतंत्र एवं स्थायी संवैधानिक निकाय है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। निर्वाचन आयोग क्या है, स्वतंत्र है, और क्या है, स्थायी
संवैधानिक है, यानी कि इसकी चर्चा जो है संविधान में की गई है, तो ये संवैधानिक होता है। जिसकी चर्चा संविधान में नहीं की जाती तो वो विधिक हो जाता है, तो ये संवैधानिक निकाय है। सबसे पहले ये समझ लीजिए। उसके बाद क्या है कि निर्वाचन आयोग का प्रावधान 324 में किया गया है, तो अनुच्छेद 324 में जो है इसका प्रावधान किया गया है। और 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना होती है। तो स्थापना कब होती है? स्थापना होती है 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना होती है। और 25 जनवरी को जो है मतदाता दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 25 जनवरी को इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन पहला मतदाता दिवस जो है कब मनाया गया? तो 25 जनवरी 2011 में पहला मनाया गया, तब से आज तक मनाया जा रहा है। तो मतदाता दिवस इधर देख लेते हैं। मतदाता दिवस पहला कर लेते हैं। जो पहला है फिर वही हमेशा रहेगा। तो क्या है? 25 जनवरी 25 जनवरी ये 2011 से ये मनाया जा रहा है। तो क्या हुआ? जो मतदाता दिवस क्या हुआ? 25 जनवरी को मनाया जा रहा है आपका डेली, मतलब हर वर्ष ये मनाया जा रहा है। और जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं, जितने भी होते हैं, तो इनका निर्वाचन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति क्या करता है? निर्वाचन करता है इनका, जितने भी निर्वाचन आयुक्त हैं उनको। और जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है तो उसको हटाए जाने की प्रक्रिया वही सेम प्रक्रिया होती जिस प्रक्रिया से सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाया जाता है। तो जो मुख्य चुनाव आयुक्त है, बाकी दो को ऐसे ही हटा देंगे, लेकिन जो मुख्य है उसकी बात हो रही है। मुख्य चुनाव आयुक्त को किसके समान प्रक्रिया द्वारा हटाया जाएगा? जो सुप्रीम कोर्ट के जजों की प्रक्रिया द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, न्यायाधीश, इन्हीं के समान जो है प्रक्रिया द्वारा हटाया जाएगा। ये हो गया प्रथम। अगर हम देखें कि वो जो निर्वाचन आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन थे। प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन ये थे। तो ये कुछ खास बातें हो गई जो आपको मतलब निर्वाचन आयोग के बारे में पता होनी चाहिए। तो इनको ऐसे ही जो आप नोट्स बनाएंगे, एक टॉपिक से संबंधित जितने भी फैक्ट हैं उनको ऐसे ही लिख लीजिए, बल्कि इससे भी कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख लीजिए, क्योंकि ये तो मैंने आपको बताया है कि बताने के लिए इतना लिख दिया है। अदरवाइज़ आप कीवर्ड्स में लिख सकते हैं। शॉर्ट नोट्स तैयार कीजिए, क्योंकि जब आप निर्वाचन आयोग को रिवीजन करें तो सारी चीज़ें आपको एक जगह और कुछ लाइनों में मिल जाएं। यहाँ पेज की बात नहीं हो रही, पेज में तो आप 2-4 चैप्टर समाप्त करेंगे, या यहाँ कुछ लाइनों में होंगे। एक जो है जो आपका टॉपिक होगा वो कुछ लाइनों में होगा। चलिए हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। ऑप्शन यहाँ पर दे दिया या नहीं? हाँ, डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, किसी के अधीन नहीं है। क्वेश्चन दूसरा देखेंगे। अनुच्छेद 324 निम्न में से किससे संबद्ध है? महाधिवक्ता से, या न्यायाधीशों का स्थानांतरण से, या म्यूनिसिपैलिटी से, या चुनाव आयोग की संरचना, शक्तियों और कार्यों से। तो अभी हमने बात की कि जो 324 है ये, इसमें क्या है? चुनाव आयोग के जो प्रावधान दिए गए हैं। तो इसमें चुनाव आयोग की संरचना कैसे होगी, शक्तियाँ क्या हैं, उसके कार्य, प्राधिकार जो, तो ये सारी चीज़ें दी गई हैं। और भाग 15 में है 324 से लेकर के 329 तक निर्वाचन की व्याख्या की गई है। तो जो संविधान का भाग 15 है, भाग 15 में कहाँ से? 324 से 329 तक जो है निर्वाचन आयोग की निर्वाचन के बारे में व्याख्या की गई है।
और अनुच्छेद 324 में इसके जो है इस आयोग की ये संरचना, शक्तियाँ, कार्य, ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। आगे देखेंगे, यहाँ पर जो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अनुच्छेद 312 के अंतर्गत राज्यसभा को यह अधिकार है कि वह संवैधानिक संशोधनों के लिए प्रस्ताव ला सकती है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल का गठन कर सकती है, धन विधेयक में संस्तुतियाँ प्रस्तावित कर सकती है, अखिल भारतीय सेवाओं का गठन कर सकती है। तो अनुच्छेद 312 के अकॉर्डिंग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 में क्या प्रावधान दिया गया है कि राज्यसभा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित कर एक नई अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकती है। तो ये जो है 312 के अंतर्गत राज्यसभा को यह अधिकार है। और जो अखिल भारतीय सेवाओं का गठन जो कर सकती है, तो ये जो एकाधिकार किसके पास है? राज्यसभा के पास ही है। जैसे लोकसभा का वित्त से संबंधित एक एकाधिकार है, ऐसे राज्यसभा का जो अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित इसका एकाधिकार है, यानी कि ये अधिकार राज्यसभा के पास ही है। आगे देखेंगे, यहाँ पर ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। आगे देखेंगे हम अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से क्या राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में गलत है? क्या गलत है? यह 15 अगस्त 1952 को अस्तित्व में आई। इसका उद्देश्य देश में संतुलित और तीव्र विकास सुनिश्चित करना था। राष्ट्रीय विकास के बारे में बात हो रही है। इसके सदस्यों में प्रधानमंत्री, पूरी केंद्रीय कैबिनेट, मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि तथा आयोगों के सदस्य शामिल हैं। अगला है राष्ट्रीय योजना के निरूपण हेतु रूपरेखा उपलब्ध कराती है। तो इसमें जो है आपको पता करना है कि क्या गलत है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। 15 अगस्त 1952 को अस्तित्व में आई, ये गलत है, क्योंकि ये 6 अगस्त 1952 को जो है स्थापना इसकी होती थी। तो यहाँ पर 15 की जगह पर 6 अगर कर देंगे तो ये ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। तो इसकी जो है 6 अगस्त 1952 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका उद्देश्य देश में जो है संतुलित और तीव्र विकास सुनिश्चित करना है। इसके सदस्यों में प्रधानमंत्री, पूरी केंद्रीय कैबिनेट, मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि तथा आयोग के सदस्य शामिल हैं और राष्ट्रीय योजना के निरूपण हेतु रूपरेखा उपलब्ध कराती है। तो ये सारी जो हैं राष्ट्रीय योजना क्या करती है? जो विकास की रूपरेखा है उसके बारे में जो है निरूपण हेतु, योजना के निरूपण हेतु रूपरेखा उपलब्ध कराती है। तो ये सारी चीज़ें इसमें सही हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी एक स्वतंत्रता भारतीय संविधान के द्वारा प्रत्याभूत नहीं है? भारत के भूक्षेत्र पर कहीं भी बिना रोक टोक के घूमने की स्वतंत्रता, संपत्ति रखने, प्राप्त करने तथा बेचने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण तरीके से तथा शास्त्रों के बिना सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, किसी भी उद्योग अथवा व्यवसाय को करने की स्वतंत्रता। तो इसमें जो है कौन सी स्वतंत्रता भारतीय संविधान के द्वारा प्रत्याभूत नहीं है? तो ये जो ऑप्शन बी है, संपत्ति रखने की और बेचने की स्वतंत्रता। संपत्ति रखना, प्राप्त करना तथा बेचने की स्वतंत्रता भारत के मूल अधिकारों की स्वतंत्रता में नहीं है। ये एक विधिक अधिकार है। और जो 44 संविधान संशोधन 1978 के द्वारा यह उपबंध किया गया था। पहले ये था मूल अधिकार में, लेकिन जो 44 अमेंडमेंट हुआ था, संशोधन जिसको बोलेंगे आप, संशोधन, तो इसके द्वारा 1978 में इसको हटा करके 300A में रख दिया गया और ये एक विधिक अधिकार इसको बना दिया गया। मूल अधिकार से अब क्या बन गया? विधिक अधिकार बन गया। और कहाँ पर है? 300 के सबसेक्शन ए में है ये। यहाँ पर पी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एक नीति आयोग का लक्ष्य नहीं है? नीति आयोग की बात हो रही है, उसके लक्ष्यों की बात हो रही है। बीपीएल संवर्ग के नागरिकों को मुफ्त विधिक सहायता प्रदान करना, गरीबी उन्मूलन तथा प्रत्येक नागरिक को गरिमामय एवं आत्मसम्मान युक्त जीवन यापन का अवसर प्रदान करना,
अपनी पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकीय उपलब्धियों को संरक्षित सुरक्षा प्रदान करना। अगला है विकास प्रक्रिया के साथ संस्थागत तरीके को एकबद्धता प्रदान करना। कौन सा इसमें जो है इनका लक्ष्य नहीं है, यानी कि नीति आयोग का। तो इसमें से ऑप्शन जो ए है यही नहीं है कि बीपीएल संवर्ग के नागरिकों को मुफ्त विधिक सहायता प्रदान करना, ये इनका जो है लक्ष्य नहीं है। तो अगर हम बात कर लें कि इनके जो है नीति आयोग के मेन लक्ष्य क्या हैं, तो ग्रामीण स्तर पर विश्वसनीय योजनाएं बनाने के लिए तंत्र विकसित करना और सरकार के उच्च स्तरों तक इसे विकसित करना। और क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों में आर्थिक रणनीति और नीतियां शामिल की जो है इसमें, कि राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों में आर्थिक रणनीति वगैरह ये सब भी इसमें शामिल हैं। और समाज के उन वर्गों पर विशेष ध्यान देना जो आर्थिक प्रगति के रूप में लाभान्वित नहीं है, यानी कि जो पीछे हैं आर्थिक प्रगति में, उन पे ध्यान देना। और क्या है, प्रमुख हितधारकों, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक जैसे शैक्षिक और नीति अनुसंधान संसाधनों के बीच भागीदारी को प्रोत्साहित करना। तो इन सब जो अनुसंधान है और ये जो थिंक टैंक हैं, इन सब के बीच में भागीदारी को प्रोत्साहित करना। तो ये जो है सब इसके लक्ष्य हैं और ऑप्शन ए जो है यहाँ सही नहीं है। तो मतलब ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा क्योंकि नहीं पूछ रहा है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा भारत में अभी के चुनावी राजनीति का अभिलक्षण नहीं है। गठबंधन निर्माण, मतदाताओं के चुनावी पसंद के प्रसार में वृद्धि, बहुदलीय प्रथा, कांग्रेस के प्रभुत्व वाली व्यवस्था का स्थिरीकरण। तो इसमें कौन सा जो है अभी के चुनावी राजनीति का अभिलक्षण नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है कांग्रेस के प्रभुत्व वाली व्यवस्था का स्थिरीकरण। ये स्वतंत्रता के कुछ शुरुआती जो है वर्षों में थी कि कांग्रेस की मतलब कांग्रेस का प्रभुत्व था, तो उसको रजनी कोठारी ने कांग्रेस प्रणाली बोला था। और ऐसे और दूसरे लोगों ने भी एक दलीय प्रभुत्व वाली जो है बोला था, कई सारी चीज़ें बोली गई थी, बट अभी जो है नहीं, अभी यहाँ बहुदलीय व्यवस्था है और सभी दल जो है यहाँ पर बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और भारत में अभी के जो चुनावी राजनीति के अभिलक्षण हैं, जो कि लक्षण अभी इस समय दिखते हैं प्रेजेंट समय में, वो हो जाएंगे गठबंधन निर्माण, यानी गठबंधन के आधार पर सरकार बनाते हैं। बहुदलीय प्रथा, यानी कि बहुत सारे दल आपको देखने मिल जाएंगे और वो कहीं ना कहीं मतलब अस्तित्व में हैं, चाहे राज्य स्तर पर या क्षेत्रीय स्तर पे या फिर राष्ट्रीय स्तर पे। पहले क्या था कि हर जगह राज्य स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे कांग्रेस ही कांग्रेस दिखती थी, तो अभी बहुदलीय प्रथा हो गई है। और मतदाताओं के चुनावी पसंद के प्रसार में वृद्धि, तो ये भी है। खुली राजनीति व्यवस्था हो गई है। एक दलीय आधिपत्य का ह्रास हो गया है, यानी कि एक दलीय आधिपत्य जो पहले था वो ख़त्म हो चुका है। गठबंधन की सरकार ही बनती है। बीजेपी के अंदर भी देख लीजिए, अगर आप इतिहास उठा करके देखेंगे तो बहुत से पार्टियां उसके अंदर जो है सम्मिलित हैं। हाँ, बड़ी पार्टी जो है बीजेपी है। तो ऐसे ही, और प्रभावी विपक्ष का अभाव, क्योंकि जो है अभी क्या होता है कि प्रभावी विपक्ष का अभाव, कोई एक पार्टी जो है इतना ज़्यादा प्रभाव में नहीं रहती कि वो विपक्ष का रोल उतने प्रभावी ढंग से कर सके। कई सारी पार्टियां आ जाती हैं। हाँ, एक को स्वीकार तो करना ही पड़ता है, बट प्रभावी विपक्ष का अभाव दिखता है। राजनीतिक दलों के सिद्धांत एवं विचारों में भिन्नता, तो उनके जो जितने भी दल हैं उनके सिद्धांत एवं विचारों में भिन्नताएं दिखती हैं। और राजनीतिक अस्थिरता भी देखने को मिलती है, क्योंकि जहाँ पर बहुदलीय पार्टी होती है तो वहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता होती है। गठबंधन की सरकार में ये अस्थिरता देखने को मिलती है। क्षेत्रीय दलों का तीव्र विकास और जो है दलों की आंतरिक गुटबंदी और दल विभाजन, ये सारी चीज़ें आज के जो राजनीति में देखने को मिलती हैं, यानी कि इसके लक्षण आप कह सकते हैं। तो ऑप्शन जो है डी यहाँ पर गलत हो जाएगा, बाकी सभी सही हैं। आगे देखेंगे हम, भारत के संविधान निर्माण के समय स्थानीय शासन विषय दिया गया केंद्र सरकार को या केंद्र व राज्य सरकार दोनों को। राज्य सरकार को संविधान का भाग नहीं था। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा
क्योंकि स्थानीय सुशासन जो है संविधान की राज्य सूची में दिया गया है। राज्य सूची का विषय है ये, राज्य सूची का विषय है क्या है, स्थानीय सुशासन जो है राज्य सूची का विषय है, तो ये राज्य सरकारों के अधीन है। और दूसरा, स्थानीय स्वशासन का विचार ब्राज़ील से ग्रहण किया गया है। तो ये जो विचार है कहाँ से, ब्राज़ील से लिया गया है, ब्राज़ील से ये विचार लिया गया है स्थानीय सुशासन का। स्थानीय शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश किसने की थी, तो जो थुंगन समिति है ये 1989 में इसका जो है गठन किया जाता है, इसी ने किया था। तो संवैधानिक दर्जे की सिफारिश किसने की, थुंगन समिति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, थुंगन समिति ने की। कब की, ये 1989 में इसका जो है गठन किया गया था, तब की। ठीक है, तो इतना ये इसके बारे में इम्पोर्टेंट है। और एक चीज़ और देख लेंगे कि जो 61 संविधान संशोधन था, यहाँ देख लेते हैं, जो 61वां संशोधन था, संविधान संशोधन, इसके द्वारा जो है क्या 1989 में ये मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। तो जो 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा मतदान की आयु कितना, 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी, 21 से 18 कर दी गई। ठीक है, तो एक ये जो है इम्पोर्टेंट है। आगे देखेंगे हम अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। वीडियो को जो है आप सभी लाइक कर दें, जितने भी लोग जुड़े हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपकी लाइक से हमें फ्यूल मिलता है, हमें एनर्जी मिलती है कि हम और अच्छे कंटेंट आपके लिए लाएं और मेहनत कर पाएँ, क्योंकि जो है अभी इस समय काफ़ी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है 2-2 3-3 वीडियो देने के लिए। तो आपका लाइक करना जो है हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण हो जाता है, हमको एनर्जी देता है। चलिए आगे देखेंगे। किस वर्ष तक भारत ने चुनावों में पूरी तरह से ईवीएम का उपयोग करना शुरू कर दिया था, 1992, 1984, 2010 या 2004। तो जो 2004 में जो है पूरी तरह से, यानी कि पूरे देश में जो है ईवीएम मशीन का प्रयोग करना जो है शुरू कर दिया गया था। और अगर हम बात करें कि भारत में ईवीएम की पहली बार जो है इस्तेमाल कब किया गया, तो ये मई 1982 में केरल के पारावूर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के 50 मतदान केंद्रों में हुआ था। तो पहली बार कहाँ हुआ था, अगर हम पहली बार बात करें कि पहली बार ईवीएम कहाँ इस्तेमाल हुई, तो केरल, ये केरल के पारावूर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में हुई थी, 50 मतदान केंद्रों पर इसका इस्तेमाल किया गया था। और ईवीएम का इस्तेमाल भारत में आम चुनाव तथा राज्य विधानसभाओं के चुनाव में आंशिक रूप से जो है 1999 में शुरू हुआ था। तो ये 1990 यानी कि 1990 के दशक में ये शुरू हो गया था पूरे उसमें, जो राज्य विधानसभा हैं के जो आम चुनाव हैं और लोकसभा के दोनों में। और 2004 में पूरे देश में जो है चुनाव ईवीएम के द्वारा कराया गया था, यानी कि 2004 में फुल फ्लेज तरीके से 2004 में आ गई थी। और 1999 में जो है आंशिक तरीके से ये जो आम चुनाव हैं, विधानसभाओं के चुनाव हैं, ये सब इसी के द्वारा हुए थे। देखेंगे अगला क्वेश्चन, यहाँ पर डी सही हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक निवासी स्वस्थ दिमाग का वयस्क नागरिक और अपराध
भ्रष्टाचार या अवैध व्यवहार के अपराध पर कानूनी रूप से प्रतिबंधित नहीं होने वाला व्यक्ति मतदाता के रूप में पंजीकृत होने का हकदार है। तो किस अनुच्छेद की बात हो रही, किस अनुच्छेद में जो है ऐसा कहा गया है? तो ये जो अनुच्छेद यहाँ पर आपके दिए हैं 329, 225, 326 और जो है अनुच्छेद 224। तो 326 जो है अनुच्छेद, ये आपका राइट हो जाएगा। अभी हमने बात की थी कि भाग 15 में चुनाव से संबंधित जो नियम है भाग 15 के में जो अनुच्छेद हैं 324 से 329 तक जो है दिए गए हैं। और इसी में 326 में एक नागरिक के लिए मतदाता होने की योग्यताओं का वर्णन किया गया है। तो 326 में मतदाता की योग्यता का वर्णन जो है किया गया है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। किस दशक के अंत में चुनाव आयोग ने मतदान के लिए ईवीएम का उपयोग करना शुरू कर दिया? 70 के दशक और 60 के दशक, 90 के दशक और 80 के दशक। तो अभी अभी हमने जस्ट ऊपर बात की है कि 1999 में जो है आंशिक रूप से सभी चुनाव में मशीन जो है आंशिक रूप से शुरू हो गई थी, यानी पूरा फुल फ्लेज नहीं था, लेकिन शुरू हो गया था हर जगह पर, थोड़ा थोड़ा कुछ केंद्रों में, कुछ केंद्र जो है नहीं पहुंच पाई थी। तो और 2004 में पूरी तरह फुल फ्लेज आ गई थी। तो 90 के दशक यहाँ पर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 90 के दशक। अगर हम 90 के दशक की बात करते हैं तो ये जानने वाली बात है कि हम 91 से 99 के बीच में बात कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया 90 का दशक। तो 91 से 99 के बीच में हम बात कर रहे हैं, तो ये 90 का दशक हो जाएगा। तो इसी में जो है ये अंत में इसी दशक के अंत में आयोग में मतदान के लिए ईवीएम का उपयोग करना शुरू कर दिया था। तो 99 में हमने ऊपर देख ही लिया है कि शुरू कर दिया था। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, आएंगी क्वेश्चंस में, तो इनको नोट डाउन कर लीजिए। 99 में जो है शुरू कर दिया था, 2004 में पूरी तरह से आ गई थी, और पहली बार 82 में केरल में आई थी, जो पारावूर यस यही था, पारावूर में आई थी। भारत में दूसरा आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? दूसरे आम चुनाव की बात हो रही 1940, 1954, 55, 57 या 56। तो जो दूसरा आम चुनाव है 52 में पहले जो है चुनाव हुए थे, पहली बार चुनाव हुए थे, और उसके पहले जो है अंतरिम सरकार काम कर रही थी। 52 में पहले हुए थे, तो ऑब्वियस सी बात है कि 57 में जो है दूसरा आम चुनाव हुआ था। तो यहाँ पर जो है 1957 ये राइट आंसर हो जाएगा। 1957 में ये चुनाव जो है, क्योंकि दूसरा है, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, देख लीजिए। 24 फरवरी से कब तक होते हैं? 9 जून के बीच में होते हैं। बस दिमाग में रख लीजिए, बहुत रटने की ज़रूरत नहीं है, हो सकता है कि थोड़ा सा पूछ ले। फरवरी से जून के बीच में होते हैं, और 494 सीटों पर होता है, 494 सीटों पर होता है, जिसमें कि कांग्रेस 71 सीट पर जो है 371 सीटें अकेले लेकर के आती हैं। इम्पोर्टेंट बात इसमें यह है कि 27 सीटें जीतकर कम्युनिस्ट दल जो है द्वितीय स्थान प्राप्त करता है। तो ये इम्पोर्टेंट बात है कि इस दूसरे जो है चुनाव में 27 सीटें किसको मिलती हैं? जो कम्युनिस्ट पार्टी होती है, साम्यवादी पार्टी, इसको मिलती हैं। और ये कैसे? दूसरे स्थान पे रहती है। और ये जो है भारत की पहली जो है क्या है, कम्युनिस्ट की ऐसी जो है सरकार बनती, कम्युनिस्ट की सरकार बनती है, जो लोकतांत्रिक तरीके से आकर के सत्ता में आसीन होती है, भारत में भी और पूरे विश्व में भी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि 1957 में कम्युनिस्ट साम्यवादी दल की जो है पहली सरकार बनती है भारत में और पूरे विश्व में, जो कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव में उतर के जीत के और सत्ता पर आसीन होती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा। अगला है, दल बदल संबंधी मामलों पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार है निर्वाचन आयोग को, संबंधित दल के नेता को, सदन के अध्यक्ष को, संसदीय समिति को। किसको है?
तो दल बदल संबंधी मामलों का अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसे है? तो ये जो है सदन के अध्यक्ष को होता है। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। दल बदल संबंधी मामलों पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार सदन के अध्यक्ष का ही होता है। और भारत की संसद ने दल बदल संबंधित कानून का प्रावधान जो है, जो संविधान की 10वीं अनुसूची है, इसमें रखा है। और जो ये 52nd संशोधन हुआ था, संशोधन कब हुआ था? ये 1985 में हुआ था। तो इसमें जो है दल बदल संबंधी जो है प्रावधान, कुछ नियम बनाए गए थे दल बदल को रोकने के लिए, और फिर भी ये उतना कारगर साबित नहीं हुआ। तो 91st संशोधन फिर से होता है। ये कब होता है? 2003 में होता है। संशोधन कब होता है? 2003 में होता है। और इसमें जो है 2/3 सदस्यों द्वारा किसी अन्य दल में किया गया विलय ही कानूनी तौर पे मान्य माना जाएगा। तो 2/3 सदस्य अगर किसी अन्य दल में जाकर के मिलते हैं, विलय होता है, तब भी माने उसको वैध माना जाएगा। जबकि जो 52nd संशोधन था, तो इसमें क्या था? इसमें ये संख्या कितनी थी निर्धारित की गई थी? 1/3। इसका दुरुपयोग किया गया था। और इसी में जो 91st संशोधन है दल बदल पे, इसी में जो है क्या कर दिया था कि 15% जो मंत्रिपरिषद है वो कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। 15% से अधिक जो है नहीं होगी। इसी में जो है ये दिया गया था। और कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट है दल बदल से? चलो, होगा तो आगे हम बता देंगे, अभी इतना ही याद आ रहा है। चलिए देखते हैं आगे। ऑप्शन दिया क्या मैंने? यस, संसद के अध्यक्ष को। ठीक है। अगला है, स्वतंत्र भारत के पहले आम चुनाव में लोकसभा के लिए कुल कितनी सीटों के लिए मतदान किया गया? तो अभी हमने दूसरे की बात की गई थी, कितनी सीटों के लिए मतदान किया गया। तो यहाँ पर पहले आम चुनाव की बात हो रही है। 489, 472, 512 या 508। तो ये जो है 489 में किया गया। ऑप्शन ए जो यहाँ पर सही हो जाएगा। जो भारत में आम चुनाव हुए थे वो 25 अक्टूबर 1951 और 21 फरवरी 1952 के बीच में हुए थे। तो जो है ये अक्टूबर 25 अक्टूबर 1951 को शुरू होते हैं, 1951 को शुरू होते हैं और ख़त्म कब होते हैं ये? और लास्ट टर्न इसका होता है 21 फरवरी 1952। लेकिन इसको 52 के ही चुनाव माने जाते हैं, क्योंकि 52 में ही ज़्यादा जो चुनाव होते हैं और मतलब रिजल्ट इसी में आता है। तो इसको पहला चुनाव 52 बोला जाता है। 51 जो है बहुत कम जगह मिलता है, 52 ही मिलता है। तो ये हो गया। इसमें 50 इस बीच में हुए थे। और ये जो है 1947 के बाद जो है पहला चुनाव था। 1900 यानी कि 47 स्वतंत्रता के बाद पहला चुनाव था। उसके पहले क्या अंतरिम सरकार काम कर रही थी। तो ये पहला चुनाव था और 489 सीट पर जो है ये चुनाव लड़ा गया था। और इसमें वही कांग्रेस जीती थी और जो है नेहरू जी इसके पीएम बने थे। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। स्वतंत्रता के पश्चात पहले लोकसभा व विधानसभाओं के निर्वाचन में किस राज्य में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? वही बात आ गई। लेकिन ये सब इम्पोर्टेंट है, बार बार आएंगे लेकिन इम्पोर्टेंट है, इनको आपको जो है रखना है। राजस्थान में, श्रावणकोर कोचीन में, मद्रास में, या किसी राज्य में नहीं? तो किसी राज्य में नहीं। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि जो पहला चुनाव हुआ था उसमें सब जगह राज्य स्तर पर भी और केंद्र स्तर पर भी किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। इसमें जो पहला स्वतंत्रता के बाद पहला विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव साथ ही साथ कराए गए थे। और इसमें सब जो है सरकार किसकी बनी थी? कांग्रेस की बनी थी। और पहली जो है गैर सरकारी कांग्रेस सरकार, जो गैर कांग्रेसी सरकार कब आती है? तो पहली गैर कांग्रेसी सरकार कब आती है? ये 1957 में आती है। इसको 2 तरह से पूछेंगे कि पहली गैर कांग्रेसी सरकार कब आई? 1957 में आई। पहली साम्यवादी जो है साम्यवादी सरकार कब आई? तो दोनों ही 1957 में आती हैं।
और कहाँ पर आती है? केरल में आई थी, केरल में। और नंबूदरीपाद जो है प्रधान इसके सीएम बने थे। और जो है पहली गैर कांग्रेसी सरकार कहाँ केंद्र में कब आई थी? 1977 में आई थी, जब इमरजेंसी के बाद। तो पहली गैर कांग्रेसी सरकार 1977 में आई थी। और किसके? इमरजेंसी के बाद, जब इमरजेंसी के बाद चुनाव हुए थे तो पहली गैर कांग्रेसी सरकार केंद्र में बनी थी। तो ये केंद्र की बात हो रही है, केंद्र की बात हो गई, और ये राज्य की बात हो गई। चलिए देखेंगे, यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन। भारत में वित्तीय वर्ष आरंभ होता है, कब होता है? 1 जनवरी से, 1 फरवरी से, 1 मार्च से, या 1 अप्रैल से? तो वित्तीय वर्ष की बात यहाँ पर हो रही है। तो भारत में जो है वित्तीय वर्ष आरंभ होने की बात हो रही है। तो वित्तीय वर्ष कब होता है आरंभ? अप्रैल में जो है इसका आरंभ होता है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये अप्रैल में जो है इसका आरंभ होता है, और 31 मार्च इसका जो है अंत हो जाता है, 31 मार्च। तो ये 1 तारीख को, अप्रैल की 1 तारीख को जो है ये आरंभ माना जाता है, और 31 मार्च को इसका अंत मान लिया जाता है। यानी कि साल, एक सेशन खत्म हो जाता है, या एक साल यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। और सरकार तथा जितने भी भारतीय बैंक हैं इसी आधार पर अपना कार्य करते हैं, यानी कि इसी आधार पर अपना बजट वगैरह तैयार करते हैं, और जो है सारी चीज़ें करते हैं। आगे देखेंगे हम, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यह उपबंधित किया गया है कि निर्वाचक नामावली धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग के आधार पर तैयार नहीं की जाएगी? अनुच्छेद 17, 29 या 325 या अनुच्छेद 326? तो इसके बारे में अभी अभी हमने बात की थी कि क्या बात की थी कि 324 से 329 के बीच में जो है ये जो है चुनाव संबंधित नियमों का वर्णन किया गया है, भाग 15 में किया गया है। मैं दोहरा रही हूँ बार बार क्यों आपको लर्न हो जाए। भाग 15 में किया गया है। और जो ये अनुच्छेद 26 है ये मतदाता की योग्यता के बारे में बात करता है। जो अनुच्छेद 25 है ये क्या बताता है कि ये बताता है कि नामावली जो है, लिस्ट जो है मतदाता की लिस्ट, वो मूल वंश, जाति, लिंग इसके आधार पर तैयार नहीं की जाएगी। तो अनुच्छेद 25 जो है यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी जो है अनुच्छेद 325 यहाँ पर सही होगा, यानी कि अनुच्छेद जो है ऑप्शन जो है सी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। वोट देने का अधिकार एक सामाजिक अधिकार है, व्यक्तिगत अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, या विधिक अधिकार है? तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं और बहुत घुमा देते हैं। आप इसको जो है विधिक अधिकार भी मान सकते हैं, संवैधानिक भी मान सकते हैं, और तो ये डिपेंड करता है। तो ये एक संवैधानिक अधिकार है, क्योंकि हमें जो वोट देने की योग्यता वगैरह चीज़ें सारी हमको संविधान में जो उल्लिखित की गई हैं, तो ये क्या है? एक संवैधानिक अधिकार है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा कि वोट देने का अधिकार जो है संवैधानिक अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 में क्या है? वयस्क मताधिकार का उल्लेख है। हमने अभी भी बात की कि वहाँ पर मतदान करने की योग्यताओं के बारे में बात किया गया है। और 25 में निर्वाचन आयोग को जो है निर्देश दिए गए हैं कि आप जो है धर्म, मूल, वंश, जाति के आधार पर नहीं तैयार करेंगे लिस्ट। और जो 1989 में तारकुंडे समिति की रिपोर्ट पर जो है 61वां संविधान संशोधन होता है, और इसके तहत जो है आयोग क्या करते हैं कि 21 वर्ष से 18 वर्ष घटा करके 18 वर्ष कर दी जाती है इसकी आयु। तो जो आयु घटाने की बात हुई थी ऊपर हमने बात कर ली थी, लेकिन जो आयु कितनी 21 से 18 किया गया, तो कब किया गया? ये 61वां जो है संशोधन हुआ था। कब हुआ था? ये 1988 में होता है, लेकिन 89 में इसको फॉलो किया जाता, तो ज़्यादातर 89 में ही मतलब लिखा जाता है। ये जो अधिनियम आता है ये 1988 का अधिनियम है, यानी कि जब ये अधिनियम पारित हुआ था तो 88 चल रहा था, लेकिन 1989 में इसको जो है लागू किया गया। तो ये लिखा जाता है आंसर में। और
ये तारकुंडे समिति जो है, तारकुंडे समिति, इसने जो है अपनी रिकमेंडेशन दी थी और उसी के आधार पर जो है इसमें आयु जो है 21 से 18 कर दी गई थी, इनकी आयु घटा करके। तो ये तारकुंडे समिति, ये इम्पोर्टेंट है, किस समिति की रिपोर्ट पर जो है आयु, मतदाता की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई, तो इनकी उस पर। और 61वां संविधान संशोधन था, ईयर जो है 1989 था। अधिनियम की बात करें तो अधिनियम 1988 का था। चलिए आगे देखेंगे हम। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? 110, 111 या 112 या 113, किस में किया गया है? तो ये 110 में किया गया है। 110 में जो है इसका उल्लेख किया गया है, किसका? धन विधेयक का। तो जो धन विधेयक है, इसके जो अन्य फैक्ट हैं, धन विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा, लोकसभा में, सिर्फ लगा लेते हैं यहाँ पर, सिर्फ लोकसभा में क्या है? प्रस्तुत किया जाएगा, प्रस्तुत किया जाएगा। दूसरा क्या है कि दूसरा फैक्ट इसका है कि जो ये कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो इसका निर्णय कौन है? धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय जो है, जो सदन का अध्यक्ष होता है, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष होता है, लोकसभा का अध्यक्ष होता है, लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर कह सकते हैं, ये होता है। तो इसी के द्वारा ये निर्णय लिया जाता है और इसका निर्णय जो है अंतिम होता है। इसका निर्णय क्या होता है? अंतिम होता है, यानी कि निर्णय इसी का माना जाता है। ऑप्शन यहाँ पर जो है ए सही हो जाएगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक सीटें आरक्षित हैं? राजस्थान में, उड़ीसा में, बिहार में या मध्य प्रदेश में? तो कहाँ पर आरक्षित हैं? तो ये ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा कि सबसे ज़्यादा जो है मध्य प्रदेश में आरक्षित हैं। किसकी? जो अनुसूचित जनजातियों की लिए सीटें हैं, ये वहीं पर आरक्षित हैं। तो यहाँ पर इसके लिए कितनी सर्वाधिक सीटें? 5 जो है आरक्षित हैं। यहाँ पर जो है अच्छी खासी जनसंख्या जो है जनजाति है, मध्य प्रदेश में जो है काफ़ी ज़्यादा जो है जनसंख्या यहाँ पर जनजाति है। तो ऑप्शन जो है डी यहाँ पर सही हो जाएगा। भारत में वित्तीय व्यवस्था को केंद्र एवं राज्य स्तरों पर किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? भारत का महान न्यायवादी, संसद की वित्तीय समितियों, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उपरोक्त सभी। तो जो है किसके द्वारा है? वित्तीय व्यवस्था को केंद्र एवं राज्य स्तरों पर किसके द्वारा जो है नियंत्रित किया जाता है? कहाँ पर? भारत में। तो ये जो है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, इसी के द्वारा जो है नियंत्रित किया जाता है। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में इसका प्रावधान किया गया है। 148 में जो है इसका प्रावधान किया गया है। जो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। अगर हम नियुक्ति की बात करें, इसकी नियुक्ति की बात करें तो कौन करता है? राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति इसकी जो है नियुक्ति करता है। यह जो है भारत व सरकार राज्य के सभी तरह के लेखों का अंकेक्षण करता है। तो ये जो है राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति होती है। 148 में जो है इसका जो है प्रावधान दिया गया है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अब तक गठित विभिन्न वित्त आयोगों के अध्यक्ष पद पर निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति कभी नहीं रहा? श्री संथानम, श्री ए.के. चंदा, डॉक्टर राजमन्नार, श्री बीपी मंडल। तो कौन नहीं रहा? तो ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा। श्री बीपी मंडल जो है ये कभी जो है ये वित्त आयोगों के अध्यक्ष कभी नहीं रहे, बल्कि ये जो पिछड़ी जातियों का एक ये आयोग बना था, इसमें जो है अध्यक्ष पद पर इन्होंने काम किया था। पिछड़ा वर्ग आयोग जो गठित किया गया था 1979 में,
79 में। तो इसके जो है ये अध्यक्ष रहे थे। ये कभी जो है वित्त आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे, बल्कि जो संथानम, ये ए.के. चंदा, ये राजमन्नार, ये सभी वित्त आयोग के जो है रहे थे अध्यक्ष। और बात करें कि वित्त आयोग की स्थापना कब होती है। वित्त आयोग की स्थापना कब होती है, तो ये होती है 1951 में होती है। अनुच्छेद 280 में इसका प्रावधान दिया गया था। और इसका काम क्या है कि कर के संबंध में जो कर होते हैं, टैक्सेस, इसके संबंध में अपने सुझाव, कर से संबंधित सुझाव जो हैं किसको, राष्ट्रपति को देता है। ये राष्ट्रपति को देता है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दिए संविधान के अनुच्छेदों के संदर्भ में सूची 1 का सूची 2 से मिलान करें और नीचे के दिए गए कोड का प्रयोग करना है आपको, और सही जो है उत्तर आपको देना है। अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 315, अनुच्छेद जो है 324, इन सभी का जो है मिलान करना है और आपको बताना है। तो अनुच्छेद 148 अभी हमने बात की कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत का नियंत्रक, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। और अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है, तो ये वित्त आयोग यानी कि 3 से संबंधित अभी हमने बात की है। और अगर हम बात करें अनुच्छेद 315, तो ये संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 315 संघ लोक सेवा आयोग यानी कि 4। और जो अनुच्छेद 324 है, इसकी हमने कई बार इसको रिपीट कर लिया, ये किससे संबंधित है, तो ये भारत का निर्वाचन आयोग इससे संबंधित है। तो 2341 पहला ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत की संचित निधि से राज्यों को अनुदान देता है। नीति आयोग, वित्त आयोग, लोक लेखा समिति या राज्य सरकार का प्रतिनिधि मंडल। तो जो है केंद्र सरकार की बात हो रही है, किसकी सिफारिशों पर संचित निधि से राज्यों को अनुदान देता है, तो किसकी सिफारिश पर जो है राज्यों को अनुदान देता है, तो ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा। वित्त आयोग की सिफारिशों पर जो है संचित निधि से केंद्र राज्यों को अनुदान देता है। और जो अनुच्छेद 275 में केंद्र द्वारा राज्यों को अनुदान दिए जाने का प्रावधान किया गया है। 270 अनुदान की बात है, तो किसमें, 275 में इसका प्रावधान किया गया है। इससे होता क्या है कि जो राज्य में असमानता होती, असमान संसाधन विद्यमान होते हैं और संसाधन की असमानता को घटाने के लिए प्रयास किए जाते हैं, यानी कि राज्यों को विकास की ओर ले जाने का, सभी राज्यों को बराबर एक जैसा विकास देने की कोशिश की जाती है। अगला है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है। कितने वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो है वित्त आयोग कितने वर्षों के द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो ये 5 वर्षों के लिए जो है वित्त आयोग नियुक्त किया जाता है। तो 5 वर्ष के लिए इसको जो है नियुक्त किया जाता है। और अगर हम बात करें कि ये एक संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक निकाय है, क्यों, क्योंकि इसका उल्लेख जो अनुच्छेद 280 में किया गया है, तो ये संवैधानिक निकाय हो जाता है। और जो है इसका गठन क्यों किया जाता है कि केंद्र को, जो केंद्र सरकार है उसको वित्तीय मामलों पे सलाह देगा, केंद्र राज्य के मध्य जो करों का विभाजन है उसके बारे में जो है बात करेगा, और राज्य को दिए जाने वाले अंश के लिए सिफारिश करेगा, जो राज्य को अनुदान दिया जाता है, मतलब यानी कि जो उसको अनुदान किया जाता है उसके बारे में सिफारिश करेगा। इस आयोग में एक अध्यक्ष, 4 अन्य सदस्य होते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक अध्यक्ष होता है, एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। चलिए देखेंगे, यहाँ ऑप्शन जो है सी सही हो गया। आगे देखेंगे। वीडियो को जितने भी लोग देख रहे हैं एक बार लाइक कर दीजिए। आपका लाइक करना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। तो देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। जिस वित्तीय वर्ष में भारत में शून्य आधारित बजट की शुरुआत की गई थी वह है 1986 से 87, 1987 से 88, 1988 से 89, 1989 से 90। तो
जिस वित्तीय वर्ष में भारत में शून्य आधारित बजट की शुरुआत की गई थी। तो यहाँ पर शून्य आधारित बजट की बात हो रही है और ये हुई थी 1987 से 88 के बीच में। ऑप्शन जो है बी यहाँ पर सही हो जाएगा। जो ये शून्य आधारित बजट है, इसके जो है प्रयोग का श्रेय जो है प्रथम किसने की, ये खोज किसने की थी, तो पीटर फिर जो है, पीटर फिर इन्होंने की थी। और इसका सर्वप्रथम उपयोग जो है कहाँ, अमेरिका में हुआ था। और इसका शून्य आधारित बजट होता है कि इस कार्यक्रम में बजट में शामिल करने से पूर्व उसकी समीक्षा की जानी चाहिए और किसी भी चीज़ को पूर्व से ना मान करके पूर्व से जो है नहीं मान कर नहीं चलना चाहिए। इसका जो है शुरुआत शून्य से की जाए, ऐसा इसका जो है इसका मतलब होता है शून्य आधारित बजट की किसी भी चीज़ को पूर्व से ना मान करके शुरुआत जो है शून्य से की जाए। और इस बजट में जो है क्या है, कोई भी चीज़ तब शामिल की जाए जब उसकी समीक्षा की जाए, समीक्षा कर लेनी चाहिए, तब इसमें बजट में जो है शामिल करना चाहिए। आगे देखेंगे हम अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी अखिल भारतीय सेवा नहीं है? भारतीय पुलिस, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय वन सेवा या भारतीय विदेश सेवा। तो इसमें कौन सी अखिल भारतीय सेवा नहीं है? तो भारतीय पुलिस सेवा और जो है भारतीय वन सेवा और भारतीय प्रशासनिक सेवा, ये तीनों तो अखिल भारतीय में आते ही आते हैं। तो ये जो भारतीय विदेश सेवा है ये नहीं आएगी, ऑप्शन डी जो है ये नहीं आएगा। और 3 प्रकार की जो है होती हैं यहाँ पर अखिल भारतीय सेवाएं, कौन कौन सी? भारतीय पुलिस सेवा होती है, भारतीय प्रशासनिक और भारतीय वन सेवा। तो ये 3 प्रकार की हो गई। आगे देखेंगे हम नोटा को मतदान में भारत की वोटिंग मशीन में पहली बार कब पेश किया गया? 2001 से 2 के बीच में, 2008 से 9 के बीच में, 2013 से 14 या 2010 से 11 के बीच में। यहाँ नोटा की बात हो रही है, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 2008-2009। ये नोटा जो है इसका मतलब क्या है? नॉन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ द अबव, ये जो है नोटा का मतलब होता है, इनमें से कोई नहीं। और जो है 2008 और 2009 में इसका जो है सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। और सबसे पहले जो छत्तीसगढ़ राज्य में इसका प्रयोग हुआ था, छत्तीसगढ़ राज्य में जो है इसका प्रयोग हुआ था। और 2013 में जो है ये चुनाव आयोग जो होता है उसने ये निर्देश जारी किए कि नोटा जो है सब में किया जाए पूरे देश में। और 2014 में ये पूरे देश में जो है लागू भी हो गया था। इसमें जो है चुनाव में खड़े प्रत्याशियों को नकारने का अधिकार मतदाता को दिया जाता है। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसके तहत मतदाता को पहचान पत्र देने की व्यवस्था की गई है? भारत के संविधान के तहत, 1958 के जन प्रतिनिधि कानून के तहत या 1975 का चुनाव कानून संशोधन एक्ट है उसके तहत या आपराधिक और चुनाव कानून संशोधन एक्ट के तहत। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1958 का जन प्रतिनिधि कानून के तहत मतदाता को पहचान पत्र देने की जो है व्यवस्था की गई है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है, ये भी एक फैक्ट है। चलिए हम देखेंगे आगे। मुख्य चुनाव आयुक्त अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले कैसे हटाया जा सकता है? संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की तरह, सर्वोच्च न्यायालय के जजों की तरह, सर्वोच्च न्यायालय की संतुष्ट पर, मंत्रिमंडल की संतुष्ट पर। तो इसकी बात हमने पहले ही कर ली है कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त है वो सर्वोच्च न्यायालय के जजों की तरह हटाया जाएगा, यानी जिस प्रक्रिया के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के जज हटाए जाएंगे उसी प्रक्रिया के तहत ये जो है मुख्य चुनाव आयुक्त भी हटाया जाएगा। और जो 2 हैं उनको नहीं, वो साधारण प्रक्रिया से हट जाएंगे, लेकिन जो मुख्य चुनाव आयुक्त है ये उसी प्रक्रिया से हटेगा जिस प्रक्रिया से सर्वोच्च न्यायालय के जज हटाए जाते हैं। अगला देखेंगे, सामान्य निर्वाचन हेतु एक निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा, जनगणना आयोग द्वारा या परिसीमन आयोग द्वारा। तो निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण सामान्य जो है निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो परिसीमन आयोग के द्वारा किया जाता है।
परिसीमन का तात्पर्य होता है कि किसी देश या प्रांत में निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं का पुनर्निर्धारण करना, यानी कि जो निर्वाचन क्षेत्र की सीमा है देशों की, तो उनका पुनर्निर्धारण करना। ये बढ़ा भी सकते हैं, इधर से ले लिया, इधर से कम कर दिया, या फिर उसको घटा भी सकते हैं, तो उनको परिसीमन यानी कि सीमाओं का जो है, निर्वाचन क्षेत्र जो बनाए जाते हैं उनकी सीमाओं का पुनः निर्धारित करना, ये परिसीमन कहा जाता है। और जो है परिसीमन आयोग के द्वारा सामान्य निर्वाचन हेतु निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण परिसीमन आयोग के द्वारा ही किया जाता है। आगे देखेंगे, किसी उम्मीदवार की मांग पर लोकसभा के चुनाव में कौन दोबारा वोटों की गिनती का आदेश दे सकता है? मुख्य चुनाव आयुक्त, राज्य का मुख्य आयुक्त, चुनाव क्षेत्र का रिटर्निंग ऑफिसर, भारत का निर्वाचन आयोग। कौन दे सकता है? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा। किसी उम्मीदवार के मांग पर लोकसभा के चुनाव में चुनाव क्षेत्र का जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है वो दोबारा वोटों की गिनती का आदेश दे सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा। निर्वाचन आयोग का जो है स्थापना कब होती है? 25 जनवरी 25 जैन 1950 में होती है, और इसीलिए 25 जनवरी को मतदाता दिवस जो है मनाया जाता है। आगे देखेंगे, चुनाव सुधारों हेतु भारत में किस वर्ष जगन्नाथ राव समिति का गठन किया गया? जगन्नाथ राव समिति की बात हो रही और ये चुनाव सुधारों से संबंधित है, तो किस वर्ष इसका गठन किया गया था? तो ऑप्शन है 1970, 1971, 1972, 1973। तो इसका गठन जो है जगन्नाथ राव समिति का गठन 1971 में किया जाता है, और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 1972 में दे दी थी। 72 में जो है इसने अपनी रिपोर्ट जो है दे दी थी। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर बी सही हो जाएगा। देखेंगे हम अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में निर्वाचन सुधारों से संबंधित नहीं है? तारकुंडे समिति, दिनेश गोस्वामी समिति, MS बोहरा समिति, इंद्रजीत गुप्त समिति। तो कौन जो है निर्वाचन सुधारों से संबद्ध नहीं है? यहाँ पर जो है जो NN बोहरा समिति है ये निर्वाचन सुधारों से संबंधित नहीं है, क्योंकि ये संबंधित है जो भारतीय राजनीति में अपराध और राजनीति के बीच जो है साठगांठ, ये सारी चीज़ें, अपराध और राजनीति के बीच जो भारत में अपराध और राजनीति के बीच में साठगांठ होती है उससे संबंधित थी। और ये 1993 में जो है 1993 में जो है इसका गठन किया जाता है। तो ये किससे संबंधित नहीं है? निर्वाचन सुधारों से संबंधित नहीं है, बल्कि ये जो राजनीति में अपराधीकरण हो रहा है उससे संबंधित है। बाकी जो तारकुंडे समिति हैं और दिनेश गोस्वामी समिति, इंद्रजीत गुप्त समिति, ये सभी किससे संबंधित हैं? जो ये निर्वाचन सुधार हैं इनसे संबंधित हैं। अभी हमने जस्ट बात की थी तारकुंडे समिति के द्वारा क्या किया गया था कि जो ये आयु थी ये 21 से 18 की गई थी। 61वां संविधान संशोधन था 1989 में, ये काम किया गया था। तो हम ऐसे ही इसको रिवाइज करते हैं। यहाँ आ गया तारकुंडे समिति, तो इसको हमने रिलेट कर दिया, अभी भी जो पढ़ा था उससे रिलेट कर दिया तो वो फिक्सेशन बढ़ता जाएगा। चलिए आगे देखेंगे हम अगला क्वेश्चन, किस वर्ष में केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम पारित किया गया था? 2005 में, 2003 में, 2002 में, या 1988 में? कब किया गया था? कौन सा? केंद्रीय सतर्कता आयोग की बात यहाँ पर हो रही है। तो ये कब जो है पारित किया गया था? तो ये केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 में जो है पारित किया गया था। अधिनियम की बात हो रही है, 2003 में पारित गया था। जबकि जो केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन की बात करें, इसका गठन कब होता है? तो ये जो संथानम समिति है इसकी सिफारिश के आधार पर 1964 में किया गया था। तो कब किया था? 1964 में जो संथानम समिति है, संथानम समिति की सिफारिशों पर किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला है, संविधान का अनुच्छेद जो यूपीएससी के सदस्यों को हटाने के बारे में विवरण देता है, यानी कि संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जो यूपीएससी के सदस्यों को हटाने के बारे में जो
उल्लेखित करता है यानी कि बताता है, तो वो कौन सा है? तो ऑप्शन है आपके सामने 323, 325, 317 या 319। तो ये 317 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 317 के तहत यूपीएससी के सदस्यों को हटाने का प्रावधान किया गया है, और ये अगर वो मिसबिहेवियर के आधार पर यानी कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा उनको जो है पद से हटाया जा सकता है। और जबकि जो अनुच्छेद 319 है ये क्या कहता है? ये कहता है कि यूपीएससी सदस्यों को सेवानिवृत्ति के पश्चात सरकारी नियोजन हेतु अपात्र घोषित किया गया है, यानी कि सेवानिवृत्ति के बाद जो सरकारी पद हैं उनके लिए इनको अपात्र यानी कि ये उसके योग्य नहीं होंगे। अगला है कि जो 323 है ये भी यूपीएससी से संबंधित है। इसमें बताया गया है कि ये यूपीएससी के कर्तव्य हैं और प्रतिवर्ष अपने कार्यों की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपेगा। तो ये इसमें कर्तव्य बताए गए हैं और अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपे जाएंगे। ये बताया है कि ये यूपीएससी का कर्तव्य है कि वो अपनी रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति को सौंपेगा, कार्यों की रिपोर्ट। तो ऑप्शन जो है सी यहाँ पर सही हो जाएगा। यूपीएससी के हटाने का विवरण 317 में दिया गया है। आगे जो संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य कदाचार के आधार पर हटाया जा सकता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष द्वारा संसद के दोनों सदनों द्वारा महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई आधार पर जो सिफारिशें करेगा, या प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रिमंडलीय अनुशंसा के आधार पर। तो अभी जस्ट हमने बात की है कि जो है किस तरह से हटाया जाएगा। तो ये राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई जांच के आधार पर। तो जो उच्चतम न्यायालय द्वारा जो है जांच की जाती है, जांच के आधार पर जो है ये राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। ऑप्शन जो है यहाँ पर सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, ये अभी हमने बात की किसके अंतर्गत है हटाए जाने का प्रावधान? 317 के अंतर्गत है इसको हटाए जाने का प्रावधान। आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त लोक सेवा आयोग की नियुक्ति की जा सकती है भारत के राष्ट्रपति के आदेश पर, भारत की संसद के द्वारा अधिनियम से, संघ लोक सेवा आयोग के प्रस्ताव से, या राज्यों के राज्यपाल की संस्तुतियों पर। तो ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा, भारत के संसद के द्वारा अधिनियम से। अनुच्छेद 315 के अंतर्गत, किसमें? 315 में, यदि 2 या 2 से अधिक राज्य मिलकर संयुक्त लोक सेवा आयोग बना सकते हैं, यानी कि अनुच्छेद 315 के अंतर्गत 2 या 2 से अधिक राज्य मिलकर संयुक्त लोक सेवा आयोग बना सकते हैं, यदि प्रत्येक राज्य यानी कि जो एग्री कर रहे हैं उनमें से प्रत्येक राज्य का विधानमंडल इस आशय को मतलब पारित कर दे, संकल्प पारित कर दे, तब संसद अधिनियम बनाकर संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना कर सकती है। तो और अनुच्छेद 16 में क्या है? अनुच्छेद 16 के अंतर्गत हम देखें तो इसमें क्या है कि संयुक्त लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति जो है क्या करता है? नियुक्ति करता है। तो यहाँ पर जो है 315 के अंतर्गत अगर जो राज्य एग्री कर रहे हैं संयुक्त लोक सेवा आयोग के लिए, तो वो अगर पारित कर देते हैं, संकल्प पारित कर देते हैं, तो संसद जो है अधिनियम बनाकर संयुक्त लोक सेवा की स्थापना जो है कर देगी। और हम देखेंगे इसको कि इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं पूरा, इसके बारे में एक बार हल्का सा देख लेते हैं। अनुच्छेद जो है 315 से 23 तक संघ लोक सेवा आयोग के गठन का कार्य और शक्तियाँ का वर्णन है। तो कितना है? 315 से 323 तक। भाग कौन सा है? भाग ये 14 है। भाग 14 में जो है इसका विवरण दिया गया है। और संघ लोक सेवा आयोग क्या है? एक केंद्रीय भर्ती उपकरण है और ये संवैधानिक निकाय है। तो ये भी आप जान लीजिए कि ये संघ लोक सेवा आयोग क्या है। संघ लोक सेवा यहाँ पे लिख देते हैं, संघ लोक सेवा आयोग क्या है? केंद्रीय भर्ती अभिकरण है, भर्ती
अभिकरण है और ये जो है एक संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक निकाय है। देखेंगे हम अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में कैग की भूमिका के बारे में निम्नांकित वक्तव्यों में से कौन सा वक्तव्य सही है। कैग वित्तीय असावधानी का पता लगाने का यंत्र है। इसके कार्यों को संघीय स्तर पर वित्त मंत्रालय परिभाषित कर सकता है। कैग की सिफारिशों की जांच न्यायपालिका कर सकती है। कैग प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन कार्य करता है। तो इसमें जो है कैग से संबंधित जो है आपको बातें बतानी है। तो एक क्या पूछ रहा है कि कैग की भूमिका के बारे में जो वक्तव्य हैं उनमें कौन सा सही है। तो इसमें जो है ऑप्शन ए सही है, जो भारत संविधान अनुच्छेद ये कैग वित्तीय असावधानी का पता लगाने का यंत्र है। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। और ये इसका जो है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 148 से अनुच्छेद 151 तक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में प्रावधान किया गया है। तो 148 से 151 तक जो है नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में प्रावधान किया जाता है किसमें, संविधान में। और अगर हम कैग की बात करें तो ये वित्तीय असावधानी का पता लगाने का एक यंत्र है, टूल है। और जो है कैग केंद्र एवं राज्यों तथा अन्य प्राधिकारी के निकाय से संबंधित वित्तीय लेखा जोखा को तैयार कर राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करता है। तो ये करता क्या है कैग, जो वित्तीय लेखा जोखा है, वित्तीय लेखा जोखा रखता है, लेखा जोखा रख करके और राष्ट्रपति के सामने जो है प्रस्तुत करता है। तो ये इसका जो है मेन काम है। 148 से लेकर के 151 के बीच में इसके लिए प्रावधान किया गया है। आगे देखेंगे किस पंचायत के समयावधि पूर्ण होने से पूर्व, किसी पंचायत के समयावधि पूर्ण होने से पूर्व भंग किए जाने की स्थिति में गठित पंचायत कार्य करेगी शेष बचे हुए समय के लिए, पूरे 5 साल के लिए, या जैसा ग्राम सभा द्वारा तय किया जाए, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये स्थानीय प्रशासन से, जो स्थानीय सुशासन है उससे संबंधित जुड़ा हुआ है क्वेश्चन है। तो अगर किसी पंचायत की समयावधि से पूर्व कोई पंचायत भंग हो जाती है और फिर उसका जो है गठन होता है तो वो कितने समय तक कार्य करेगी, गठित पंचायत जो है कार्य करेगी कितने समय तक। तो जितना समय पंचायत का बचा हुआ होगा, यानी कि जो पंचायत ये भंग हुई थी बीच में, तो उसका जो समय बचा हुआ होगा तो जो गठित हुई है नई पंचायत वो शेष बचे हुए समय के लिए ही कार्य करेगी। देखेंगे जो पंचायत है इसका जो है 11वीं अनुसूची में इसकी कार्य शक्तियाँ प्राधिकार के बारे में बताया गया है 11वीं अनुसूची में। और जो है 73rd संवैधानिक संशोधन जो हुआ था उसके द्वारा इसको लागू किया गया है। तो 73rd संशोधन के द्वारा इसको जो है लागू किया गया था। 1992 में इसका संशोधन होता है और 1993 में ये लागू किया जाता है, यानी कि धरातल पर उतार दिया जाता है, इसे लागू कर दिया जाता है। तो जो पंचायती राज है, पंचायती राज अगर हम देखें तो 5 वर्ष के लिए सभी स्तरों पर 5 वर्ष जो है इसका कार्यकाल होता है। और किसी संस्था का विघटन होने पर अगर विघटित हो रही है तो 6 माह के भीतर जो है 6 माह के भीतर उसका जो है चुनाव कराया जाना आवश्यक होता है। और जो नई वहाँ पर उसको रिप्लेस करेगी तो शेष अवधि के लिए चुनाव मतलब जो समय बचा होगा उतने में ही काम वो करेगी। और दूसरा फैक्ट एक और है कि यदि 6 माह जो पंचायत विघटित हुई है उसका समय जो है 6 माह से कम बचा है, ध्यान दीजिए यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है, 6 माह से कम बचा है, यानी कि जैसे कि उसके 4 साल और 7 महीने हो गए हैं, बचे हैं कितने 5 महीने बचे हैं। तो अब क्या होगा, तब इसमें जो है चुनाव 6 माह से अगर कम समय बचता है और उस समय विघटित होती है तो चुनाव करना जो है आवश्यक नहीं होगा। लेकिन पंचायत का विघटन अगर 6 माह से पहले किया जाता है तो नवगठित पंचायत यानी कि नई गठित पंचायत जो है आएगी
और वो शेष बचे हुए समय के लिए कार्य करेगी, चाहे वो 8 महीने बचे हों, चाहे साल 2 साल बचे हों, उतने के लिए कार्य करेगी। लेकिन 6 माह से कम समय बचता है तो निर्वाचन आवश्यक नहीं है। आगे देखेंगे, नगर निगम का सृजन किया जाता है राज्यपाल के आदेश पर, राज्य विधायन द्वारा या उपायुक्त द्वारा या कोई नहीं। तो ये ऑप्शन बी राज्य विधायन द्वारा सही हो जाएगा। राज्यों में किया जाता है, कहाँ? नगर निगम का सृजन राज्य विधायन द्वारा किया जाता है, लेकिन यही बात अगर आ जाए संघ राज्य क्षेत्रों में तो नगर निगम का सृजन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो ये भी देख लें साथ साथ, जो संघ राज्य क्षेत्र होंगे, संघ राज्य क्षेत्र, यहाँ पर नगर निगम का सृजन जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा, राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, ऑप्शन बी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 73वां संविधान संशोधन विधेयक पारित हुआ था? इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव या वीपी सिंह? प्रधानमंत्री पूछ रहे हैं कि जब ये 73वां 73rd संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें कि ये ग्राम पंचायत, स्थानीय सुशासन, ये सब जो है इनको एक संवैधानिक दर्जा मिला था, तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? उसमें ये पीवी नरसिम्हा राव हमारे प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन सी पीवी नरसिम्हा राव यहाँ सही हो जाएगा। जो 73वां संविधान संशोधन है ये 1992 में जो है आता है, और जो प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव का कार्यकाल होता है, और इसमें जो है संविधान में एक नया भाग जोड़ा जाता है। कौन सा भाग? 9। तो जो है भाग 9 इसमें जो है जोड़ा जाता है, और एक जो ये 1992 में ये प्रस्तुत किया गया था, और ये 24 अप्रैल 1993 में लागू हुआ था। लागू कब हुआ था? 24 अप्रैल 1993 में ये लागू हो जाता है, और इसीलिए जो है राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस, राष्ट्रीय पंचायत राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 24 अप्रैल को ये मनाया जाता है। ठीक है, इतना तो। लेकिन पहला कब शुरू हुआ राष्ट्रीय पंचायती राज, पहला जो है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया गया था? तो 24 अप्रैल 2010 को जो है ये मनाया गया था। तो ये सारी से संबंधित है। पहला ये मनाया गया था 2010 से, उसके बाद से मनाया जा रहा है। 24 अप्रैल को ये हर साल मनाया जाता है, और जो है राष्ट्रीय पंचायती राज्य होगा यहाँ पर, पंचायती राज दिवस। तो इसको राज्य कर लेते हैं, पंचायती राज्य दिवस। चलिए आगे देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है, स्थानीय सुशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को, लॉर्ड रिपन को, वॉरेन हेस्टिंग को या लॉर्ड डलहौजी को? किसको कहा जाता है? तो ऑप्शन बी सभी को, ज़्यादातर लोगों को पता होगा, लॉर्ड रिपन जो है इनको भारत में आधुनिक स्थानीय सुशासन का जनक कहा जाता है। 1882 में जो है लॉर्ड रिपन द्वारा प्रस्तुत स्थानीय सुशासन प्रस्ताव को भारत में आधुनिक स्थानीय सुशासन का प्रारंभ माना जाता है, और जो स्थानीय सुशासन संस्थाओं का इनको मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। इसे किसे? स्थानीय सुशासन संस्थाओं का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। और ये जो है 1882 में शुरू किया गया था, किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन के द्वारा। इसलिए इनको जो है आधुनिक स्थानीय सुशासन का जनक किसे कहा जाता है? यहाँ आधुनिक अगर आगे लग जाए तो भी ठीक है, आधुनिक, क्योंकि स्थानीय सुशासन तो हमारे यहाँ भारत में बहुत पुराने रीति रिवाज है। बहुत पुराने समय से जो पंचायतें हुआ करती थी, सरपंच हुआ करते थे, गांव में समझौते हो जाया करते थे। तो यहाँ पर आधुनिक है वो लॉर्ड जनक जो हैं वो लॉर्ड रिपन को माना गया है। देखें कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित किया जाता है कि ग्राम सभा ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन कर सकेगी जो किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा विधि द्वारा उपबंधित किए जाएं? तो ये अनुच्छेद आपके सामने है, छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। अनुच्छेद 243
का, अनुच्छेद 243 खा, अनुच्छेद 243 गा या अनुच्छेद 243 घा। तो अनुच्छेद 243 का यानी कि ऑप्शन ए जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। इसी में ये बात कही गई है कि वो जो राज्य विधानमंडल द्वारा वित्त द्वारा उपबंधित किया जाएगा वही कार्य करेगा। 243 खा की बात करें तो पंचायतों का गठन की बात की जाती है। जो 243 खा, तो इसमें पंचायतों के गठन की बात की गई है इसमें 243 खा में। और जो खा का सबसेक्शन 1 है तो ये जो है प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर इस भाग के उपबंधों के अनुसार पंचायतों का गठन किया जाएगा। और जो खा 2 है वो क्या कहता है कि मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का उस राज्य में गठन नहीं किया जाएगा, यानी कि जो जिनकी संख्या 20 लाख से जो है कम है, यानी कि ये मंडल, यानी कि ये जो बीच के मंडल स्तर की बात कर रहे हैं, यानी कि जो बीच में है, एक ग्राम स्तर पर होता है, फिर एक बीच में होता है, फिर एक जिला स्तर पर होता है। तो उसी बीच में जो मंडल स्तर होता है उसमें अगर 20 लाख से जनसंख्या कम है तो वहाँ पर कुछ जो पंचायत वहाँ पर उसका गठन नहीं हो सकेगा। मध्यवर्ती स्तर पर खाटू ये कहता है कि मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का गठन नहीं होगा। तो और गा जो 243 गा है वो पंचायतों की संरचना का वर्णन करता है कि कैसे कैसे उसकी संरचना की जाएगी। और 243 घा है जो स्थानों के संरक्षण की बात करता है, स्थानों के संरक्षण की बात करता है, जिसमें जो है आरक्षित स्थानों की बात की गई है। तो ये जो है इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। घा 243 घा जो है आरक्षण की बात करता है, आरक्षण की बात करता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप जो है ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे। निम्नलिखित पर ध्यान दें। जिला बोर्ड, नगर निगम, अधिसूचित क्षेत्र प्राधिकरण एवं नगर क्षेत्र समिति, टाउनशिप समिति एवं पोर्ट ट्रस्ट, इनमें कौन से जो है भारत में शहरी स्थानीय संस्था या संस्थाएं हैं? मात्र एक है, 2 3 है, 1 2 4 है, 2 3 4 हैं। कौन कौन से इसमें जो सही हैं? तो ये जो ऑप्शन डी है 2 3 एंड 4 ये सही हो जाएगा। जो नगर निगम है तो ये भी है, और अधिसूचित क्षेत्र प्राधिकरण एवं नगर क्षेत्र समिति, टाउनशिप समिति एवं पोर्ट ट्रस्ट, तो ये सब क्या है? ये सब जो हैं शहरी स्थानीय संस्थाएं हैं। ऑप्शन डी जो है यहाँ पर सही होगा। और अब थोड़ा हम दूसरी देख लेते हैं तो नगर पालिका परिषद हो जाएगी, जिसको म्यूनिसिपल काउंसिल बोलते हैं। और महानगर निगम हो जाएगा, जिसे हम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बोलते हैं। शहरी क्षेत्र समिति हो जाएगी, यानी कि अर्बन एरिया कमिटीज़ हो जाएंगी। छावनी बोर्ड यानी कि कैंटोनमेंट बोर्ड हो जाएंगे। और उद्देश्य विशेष हेतु गठित एजेंसियां, जो कि किसी खास उद्देश्य हेतु जो है ये गठित की जाती हैं। तो ये जो है, जो हमारी ग्राम पंचायत है वो 73rd के संशोधन के द्वारा आई थी। और जो ये शहर की हैं, शहरी स्थानीय शासन को किसके 74 जो संविधान का संशोधन 74 है इसके द्वारा जो लाया गया है, क्या है? शहरी स्थानीय शासन, शहरी स्थानीय शासन। वो ग्रामीण स्थानीय शासन था, ये शहरी स्थानीय शासन है। और अगर हम आगे बात करें तो 243 क्यू के अंतर्गत क्या बताया गया है कि इनकी संरचनाओं की व्यवस्था की गई है। और इसमें जो है 3 प्रकार की संरचनाओं के बारे में बात की गई। कितने प्रकार की? 3। पहली कौन सी है? पहली है नगर पंचायत। सबसे छोटे स्तर पर क्या होगी? नगर पंचायत हो जाएगी नगर। और दूसरी होगी नगर पालिका परिषद। दूसरी क्या हो जाएगी? नगर पालिका परिषद दूसरी हो जाएगी। और जिसको कि म्यूनिसिपल काउंसिल बोलते हैं। और नगर पालिका निगम एक होता है तीसरा, नगर पालिका निगम। इसको क्या बोलते हैं?
म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इसको बोलते हैं। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर डी सही होगा। देखेंगे आगे, छावनी परिषद के संदर्भ में इनमें से क्या सही नहीं है। तो कुछ सेंटेंस दिए गए, क्या सही नहीं है वो देखना है। इसका निर्माण कार्यकारी संकल्प द्वारा होता है या यूनियन रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करती है। इसकी स्थापना नगरीय प्रशासन द्वारा कैंटोनमेंट क्षेत्र के सामान्य तरीकों के लिए होती है या एक सांविधिक निकाय है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन ए जो है ये सही नहीं है। इसका निर्माण कार्यकारी संकल्प द्वारा होता है, ये सही नहीं है। बाकी के सभी जो है सेंटेंस सही हैं। तो छावनी परिषद के बारे में हम यहीं पर थोड़ा समझ लेते हैं अच्छे से, और क्या है इसकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। जो छावनी परिषद है, केंद्रीय सरकार राज्यपत्र में अधिसूचना द्वारा सीमाओं सहित ऐसे किसी स्थान या स्थानों को जो इसमें बलों का कोई भाग आवासित हो, यानी कि जो केंद्रीय सरकार राज्यपत्र में ऐसा कुछ लिखा हो किसी स्थान के बारे में जहाँ की बल आवासित हो, यानी कि जहाँ सेना कोई फोर्स रह रही हो, ऐसे स्थान या ऐसे स्थानों के आसपास जो इन बलों की सेवा के लिए अपेक्षित हों, यानी कि यहाँ रह रहे हैं तो इनकी कुछ ज़रूरतें भी तो होंगी। तो आसपास के ऐसे स्थान कि जो वो बल यानी कि फोर्सेस जो रह रही हैं उनकी सेवा के लिए आसपास के स्थान जो अपेक्षित हों, तो उनको भी जो है छावनी परिषद घोषित कर सकती है। तो ये हो गई छावनी परिषद की जो है एक प्रकार से विशेषता की छावनी परिषद किसे घोषित किया जाएगा। तो ये जो है केंद्रीय राजपत्र की सूचना में जो है ये सब कुछ उल्लेखित रहेगा। और जो प्रत्येक छावनी परिषद के लिए छावनी बोर्ड होगा, एक छावनी बोर्ड होगा, और प्रत्येक बोर्ड जो है संविधान के अनुच्छेद 243 ताके खंड अंगा के तहत को है निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए नगर पालिका समझा जाएगा। तो यानी कि जो है प्रत्येक छावनी परिषद का एक छावनी बोर्ड होगा, और ये बोर्ड जो है 243 के तहत जो है नगर पालिका समझा जाएगा। तो कौन कौन से हैं? अनुदान और आवंटन प्राप्त करना। जो अनुदान और आवंटन है वो ये प्राप्त कर सकेगा, क्योंकि छावनी बोर्ड जो है मतलब छावनी का जो क्षेत्र है उसमें विकास और सारी ज़रूरतें जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं वो तो करने ही होते हैं। तो अनुदान और आवंटन प्राप्त करने का जो है उसको अधिकार होगा। केंद्रीय सरकार की समाज कल्याण, लोक स्वास्थ्य सुरक्षा, जल प्रदाय, सफाई, शहरी नवीकरण और शिक्षा की स्कीमों को लागू करना। अतः छावनी परिषद का निर्माण जो है कार्यकारी संकल्प द्वारा नहीं होता है। ये ऑप्शन ए जो है यहाँ पर सही मतलब गलत हो जाएगा, क्योंकि इस कार्यकारी संकल्प द्वारा नहीं होता है। देखेंगे हम आगे, पंचायती राज के लिए अशोक मेहता समिति का गठन किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अशोक मेहता समिति की बात हो रही, या इंदिरा गांधी ने किया था, या मोरारजी देसाई ने किया था, या वीपी सिंह ने किया था। किसने किया था? तो ये जो है मोरारजी देसाई के द्वारा किया गया था। किसका? अशोक मेहता समिति का गठन किसके लिए किया था? पंचायती राज के लिए किया गया था। तो ये रिलेट कीजिए, पंचायत जो अशोक मेहता समिति है ये पंचायती राज से संबंधित है, और मोरारजी देसाई के समय में इसका जो है गठन हुआ था, और 1977 में हुआ था। कब हुआ था? दिसंबर 1977 में जो है इसका गठन हुआ था। और 13 सदस्यीय अशोक मेहता समिति ने 1978 में अपनी रिपोर्ट दे दी थी, यानी कि इसमें 13 सदस्य थे, 13 सदस्य थे, और एक साल बाद 1978 में इसने अपनी जो है रिपोर्ट दे दी थी, रिपोर्ट जो है प्रस्तुत कर दी थी। इसमें सदस्य कितने थे? 13 थे सदस्य जो है 13 थे। रिपोर्ट इन्होंने दे दी थी एक साल बाद, और इसकी सिफारिशों को सरकार द्वारा अपर्याप्त मानते हुए अस्वीकार भी कर दिया गया था अशोक मेहता समिति को। तो ये इससे इम्पोर्टेंट जो है चीज़ें हो गई। आगे देखेंगे, किस संशोधन ने भारतीय लोकतंत्र में सरकार के तीसरे स्तर की शुरुआत की? कई बार बात कर चुके हैं, भारतीय लोकतंत्र में सरकार के तीसरे स्तर की शुरुआत किसने की? 74 में, 73 और 74 दोनों ने, 67 ने, या 73 ने, किसने किया? तो जो भारत में लोकतंत्र में तीसरे स्तर की सरकार है वो कौन कौन सी मानी जाती हैं? तो वो जो मानी जाती हैं ये जो ग्राम पंचायतें हैं, और जो
शहरी स्थानीय सुशासन है, दोनों को जो है तीसरे स्तर की सरकार माना जाता है। तो इसमें जो है दोनों आ जाएंगे। 73 के द्वारा पंचायती राज किया था, 74 के द्वारा जो है शहरी निकायों को या शहरी जो स्थानीय सुशासन है उनका जो है प्रावधान किया गया है। तो दोनों, यानी कि ऑप्शन बी 73 एंड 74 संशोधन के द्वारा भारत में जो है क्या है, सरकार के तीसरे स्तर की शुरुआत की गई है। चलिए आगे देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस व्यक्ति ने वर्ष 1972 में स्वरोजगार महिला संघ यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वुमेन एसोसिएशन की स्थापना की? उन्होंने टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन नामक गांधीवादी महिला ट्रेड यूनियन के साथ भी काम किया। सुशील गोपालन, रघुवीर कौर, CK जनू या इला भट्ट? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इला भट्ट। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। इला रमेश भट्ट इनका पूरा नाम है, इला रमेश भट्ट। ये क्या है, सामाजिक कार्यकर्ती हैं, और यानी कि सामाजिक कार्यकर्ता, अब लेडीज़ हैं तो कतरी बोला जाएगा। तो और इन्होंने भारत की महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक विकास की दिशा में बहुत ज़्यादा कार्य किए हैं, काफ़ी अच्छे कार्य किए हैं इन्होंने। और 1972 में सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेन एसोसिएशन नामक जो है महिला व्यापार संघ की स्थापना की थी। और इसमें 12 लाख से अधिक महिलाएं जो हैं सदस्य हैं इसकी, यानी कि इसमें कार्य करती हैं। तो ये ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। जिला योजना के लिए जिले में राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे के प्रकार का सुझाव देने के लिए 1988 में इनमें से कौन सी समिति गठित की गई थी? तो कौन सी की गई थी? GVK राव समिति, LM सिंघवी समिति, PK थुंगन समिति या अशोक मेहता समिति? तो इसमें जो है PK थुंगन समिति जो है गठित की गई थी। भारतीय संविधान के भाग 9A के अंतर्गत अनुच्छेद 243 ये नगर पालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित करता है। तो जो भारतीय संविधान में जिला योजना समिति का प्रावधान किया गया है ये थुंगन समिति के द्वारा ही किया गया है, 1998 में जो है किया गया था। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। स्वतंत्रता पश्चात स्थानीय शासन निकाय निर्माण का पहला प्रयास था सामुदायिक विकास कार्यक्रम, अपना गांव योजना, मेहता रिपोर्ट या जो है मुकाम बोर्ड या स्थानीय बोर्ड? तो पहला जो है स्थानीय शासन निकाय का निर्माण का जो है पहला प्रयास कौन सा था? तो ये ऑप्शन ए जो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ये जो सामुदायिक कार्यक्रम था इसके जो है बेहतर क्रियान्वयन के लिए, यानी कि इसका बेहतर रिजल्ट आए, तो इसके लिए जो है बलवंत राय मेहता समिति 1950 जो बलवंत राय मेहता समिति ये कब 1957 इसका जो है स्थापना की गई थी, यानी कि इसका गठन किया गया था। और ये जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है ये जो है स्वतंत्र भारत में ये जो ग्रामीण जीवन था इसके स्तर में सुधार लाने के लिए फोर्ड फाउंडेशन संयुक्त राज्य अमेरिका की मदद से इसको किया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका की मदद से जो है ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम का शुरुआत की गई थी। इसको फोर्ड फाउंडेशन के नाम से जानते हैं, फोर्ड फाउंडेशन। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन। निम्न वाक्यों को ध्यान से पढ़ना है और इसमें जो है सही वाक्यों की पहचान करनी है। प्रथम पंचवर्षीय योजना की कोशिश देश को गरीबी के मकड़जाल से निकालने की थी। इसके लिए औद्योगिकरण की तीव्र रफ्तार का फार्मूला अपनाया गया। एक सही दो गलत है, दो सही एक गलत है, दोनों सही हैं दोनों गलत हैं। तो इसमें जो है पहला जो है एक सही व दूसरा गलत है। कैसे? क्योंकि जो पंचवर्षीय योजना की कोशिश देश को गरीबी के मकड़जाल से निकालने के लिए थी, ये बिल्कुल सही है, लेकिन इसके लिए जो है औद्योगिकरण की तीव्र रफ्तार का फार्मूला नहीं अपनाया गया था। तो इसमें क्या जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी इसमें जो है कृषि क्षेत्र पर
कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने की इसमें बात की गई थी, क्योंकि उस समय जो है खाद्यान्न की कमी थी देश में, और ये जो कृषि उत्पादन है इसके बढ़ाने में पूरा फोकस था। और ये जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है ये 1951 से 56 के बीच में 1951 से 56 के बीच में ये की थी। नेहरू जो है ये प्रथम जो पहली पंचवर्षीय योजना को पेश किया था किसने? नेहरू ने संसद में पहली पंचवर्षीय योजना को पेश किया था। और जो है ये जो कृषि क्षेत्र है उसमें जो उत्पादन के बढ़त को लेकर के थी। औद्योगिकरण जो अगली पंचवर्षीय योजना थी उसमें जो है औद्योगिकरण उसका मुद्दा था, इसमें नहीं था। पहले में कृषि था मुद्दा। आगे देखेंगे, कुछ फैक्ट देख लेते हैं हम यहाँ। जो पंचायत चुनाव का निर्णय राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। कराता तो कौन है? जो राज्य चुनाव आयोग होता है वो कराता है, लेकिन निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है, भारतीय संविधान में 2 संशोधन 73वां 74वां हुए। दोनों जो है स्थानीय सुशासन से संबंधित हैं, एक शहरी दूसरा ग्रामीण। लेकिन जो 73वां संविधान संशोधन है इसके द्वारा जो है भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में जो 33% स्थान आरक्षित किए गए हैं। तो 33% स्थान कहाँ पर? जो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत है उसमें 33% जो है महिलाओं के लिए आरक्षित, महिलाओं के स्थान जो हैं आरक्षित हैं। तो जो त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत तो चली रही थी, कहीं कहीं राज्यों में जो स्वतंत्रता के बाद भी चल रही थी, लेकिन जो अगर हम त्रिस्तरीय बात करें, त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत जो है सर्वप्रथम उद्घाटन इसका कहाँ पर हुआ था? तो सर्वप्रथम 1959 में कहाँ किया गया था? राजस्थान में नागौर ज़िले, जो राजस्थान के नागौर ज़िले में हुआ था। राजस्थान के नागौर ज़िले में किया गया था। जो ये भारतीय संविधान का भाग 9 है, भाग 9, इसमें जो है पंचायतों का वर्णन किया गया है। पंचायतों का वर्णन किया गया है। और जो एक है कि ये स्थानीय वित्त आयोग के गठन का परामर्श कौन समिति देती है? तो अशोक मेहता समिति स्थानीय वित्त आयोग के गठन का परामर्श अशोक मेहता समिति देती है। अशोक मेहता समिति ने जो है दिया था। अगला देखेंगे कि भारत में लोकायुक्त जो संस्था है इसको स्थापित करने के लिए, इसको स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन था? पहला राज्य महाराष्ट्र था।
महाराष्ट्र था। और ये इसने कब किया था? महाराष्ट्र 1971 महाराष्ट्र था। और जो उड़ीसा ने क्या किया था, ये अधिनियम 70 में पारित किया था। उड़ीसा ने अधिनियम 1970 में पारित किया, लेकिन इसको जो है लागू करने में, इसको जो फॉलो करने में इसने काफ़ी टाइम लगा दिया। फॉलो कब किया? 1983 में, लेकिन लागू 1983 में किया। इतनी लेट किया। 1970 में पारित कर लिया था और 1983 में किया था। क्या? लोकायुक्त का जो अधिनियम था। उड़ीसा ने, यहाँ कर लेते हैं लोकायुक्त अधिनियम। लोकायुक्त संबंधित अधिनियम जो है 1970 में पारित किया था, लेकिन 1983 में जो है इसको लागू किया है। आगे देखेंगे, जो अशोक मेहता समिति थी, अशोक मेहता समिति 1977 में गठित हुई थी। तो ये पंचायती राज संस्थाओं के लिए द्विस्तरीय पंचायती संस्थाओं की बात की थी। पंचायती राज व्यवस्था कह लीजिए, व्यवस्था की बात की थी। व्यवस्था की सिफारिश की थी। कौन कौन सी थी? एक तो जिला पंचायत थी, दूसरी मंडल पंचायत। पहली कौन सी? पहली थी इसकी जिला पंचायत और दूसरी थी मंडल पंचायत। अगला देख लेते हैं। भारत में जो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग हुआ था, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, इसके जो है अध्यक्ष थे, आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष सुधार आयोग के जो है प्रथम अध्यक्ष ये मोरारजी देसाई थे। मोरारजी देसाई थे। जबकि जो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 2005 में। और जो मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली थे, ये इसके अध्यक्ष थे। तो जो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 2005 में गठित किया गया था। प्रशासनिक सुधार आयोग ये 2005 में जो है किया गया था। इसको 2005 में गठित हुआ था और वीरप्पा मोइली इसके जो है अध्यक्षता की थी। वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में ये हुआ था। और ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे, तो ये भी लिख लेते हैं। कर्नाटक के ये क्या थे? सीएम थे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमने काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी इसमें कवर किए हैं। और आप इसके अब जो है नोट्स बना लीजिए और बार बार इनका रिवीजन करेंगे, सारी चीज़ें कंठस्थ हो जाएंगी। और
इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, लाइक किए बिना मत जाइएगा, लाइक करें। और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।